हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट। तो ये अपना प्रैक्टिस सेट, अगला प्रैक्टिस सेट है। और जिसने और प्रैक्टिस सेट नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके प्रैक्टिस सेट देख ले। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, 125 वस्तुएं बेचने पर दुकानदार को 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। तो पहले जो 125 वस्तुएं उसने खरीदी थी, तो 125 वस्तुएं वो पहले खरीदेगा, तो ये हो गई सीपी। और फिर वो 125 वस्तुएं बेचेगा, तो बेचा है तो हानि हुई है। तो 125 वस्तुएं एसपी बेचने पर उसको 125 वस्तुएं के विक्रय मूल्य की हानि हुई है। तो 25 वस्तु की विक्रय मूल्य की हानि मतलब जो सेलिंग प्राइस है उसके जैसे उसको हानि हुई है। तो पहले 125 वस्तुएं खरीदी तो 125 सीपी, और फिर 125 ही उसने बेची तो 125 बेची, और उसको हानि कितने की हुई? 25 सेलिंग प्राइस की, विक्रय मूल्य के 25 वस्तुओं के बराबर उसको हानि हुई है। अगर यहाँ पे उसको प्रॉफिट हुआ होता तो सेलिंग प्राइस इधर आ जाता 125, और उसमें से अपन सीपी माइनस करते। अब अपन को लॉस हुआ है तो लॉस में से अपन कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन याद रखना, बहुत इजी से आ जाता है इसका आंसर। तो 125 सीपी इक्वल टू में ये 125 एसपी उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 150 एसपी। अब इधर से अपने पास रेशियो आ गया सीपी अपॉन में एसपी इक्वल टू में 150, और 125 नीचे आ गया। ठीक है, तो इधर से कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है? 6, 25 से काटेंगे और यहाँ से काटेंगे 25 से 5, तो 6:5। तो अगर हानि कितनी हुई तो कॉस्ट प्राइस कितना था? 6 था, बेचा अपन ने कितने में? 5 में, तो कितने की हानि हुई? 1 की। और किस पे हानि किस पे होती है? कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस 6 था, परसेंट में निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, तो कितना आएगा? 16.66%। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैसे भी अपन को याद होनी चाहिए, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन इस पे। तो आंसर ए। 125 वस्तुएं उसने बेची हैं दुकानदार ने, और उसको 125 वस्तुओं के बराबर का लॉस हुआ था जो उसने बेची थी। तो पहले उसने खरीदी होंगी 125 वस्तुएं, लॉस हुआ है तो अपन ने एसपी माइनस किया है। अगर अपन को यहाँ प्रॉफिट होता तो अपन सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते। ठीक है, अब यहाँ पे लॉस हुआ है तो अपन को कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करना है। ठीक है, और जो भी कहे कि भाई इतने की प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा और यहीं पे लॉस आएगा। बस अपन को सीपी और एसपी देखना है कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वाति 40,000 रुपये कमाती है, जिसमें से वह 25% बचाती है और वह शेष को भोजन और शिक्षा पर खर्च कर देती है। तो भोजन और शिक्षा पर वो किस रेशो में खर्च करती है? वो करती है 3:2 में अनुपात में खर्च कर देती है। तो उसकी कुल आय में शिक्षा पर किए गए व्यय का प्रतिशत बताओ। तो जो स्वाति हो 40,000 रुपये कमाती है, वो 25% बचाती है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/4। तो खर्च कितना करती होगी? तो 3/4 वो खर्च करती होगी, तो 3/4 वो खर्च करती है। अब वह शेष राशि, जो राशि बची है, उसका भोजन और शिक्षा पर खर्च करती है। तो भोजन और शिक्षा पर कितना खर्च करती है? 3 और 2 मिलाएंगे तो 5 हो गया। और अपन से पूछा किसका? शिक्षा का। तो शिक्षा पे कितना खर्च करती है? 2। तो इसका 2/5, पहले ये 40,000 कमाती है, 1/4 25% वो बचा दिया, तो ये खर्च किया उसने। और ये कितने की वैल्यू है? पूरी 5 की जो खर्च कर रही है। और फिर शिक्षा पे कितना खर्च कर रही है? 2, तो ये 2 ऊपर आ गया। अब इधर डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी अपने पास शिक्षा की, कि वो शिक्षा पर कितना खर्च कर रही है। तो 5 चौक 20, 20 से 40 कट गया 2 टाइम, तो 2,000, और फिर इसको इंटू करेंगे 2,000 इंटू 3 6,000 और इंटू 2 12,000 रुपये वो शिक्षा पे खर्च कर रही है।
अब अपन से पूछा है प्रतिशत, तो टोटल उसके पास कितना था 40,000 और उसका परसेंट निकाला है तो इंटू 100 कर देंगे, परसेंट आ जाएगा। 4 जीरो से ये 4 जीरो गई और 4 दिए 12, तो 30% है जो वो शिक्षा पे खर्च कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित यात्रा को करने के लिए अंकित तथा बबीता की चाल का अनुपात 3:4 है। एक कोई निश्चित यात्रा है, उसको तय करने में अंकित और बबीता का चाल का रेशो 3:4 है। अंकित गंतव्य तक पहुंचने में बबीता से 30 मिनट ज़्यादा लेता है। जो चाल का ये है स्पीड का रेशो, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर सेम है, मतलब डिस्टेंस इक्वल है, तो टाइम का रेशो और स्पीड का रेशो रिवर्स हो जाता है। तो अगर ये 3 की स्पीड से जा रहा है तो ये 4 टाइम लेगा, और अगर ये 4 की स्पीड से जा रही है तो ये 3 का टाइम लेगी। जब अपने पास डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड और टाइम का रेशो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अब अंकित गंतव्य पर पहुंचने से बबीता से 30 मिनट अधिक लेता है। अब यहाँ पे कितने मिनट अधिक ले रहा है? 3 और 4 में से 1, और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है अपन को? 30 मिनट। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 120 मिनट, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 मिनट। तो अंकित द्वारा यात्रा को पूरा करने के लिए लिया गया समय कितना है? तो 120 मिनट है, तो 120 मिनट को आर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 घंटे आ गए। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक नंबर दे रखा है अपन को और उसकी इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक, जो इकाई दे रखा है उन सबको इकाई के अंक से ही इंटू कर लेते हैं। तो 9 को 1 से इंटू किया 9 आया, फिर 9 को 6 से इंटू किया 9 6 की 54, 54 का इकाई का अंक 4, और फिर 5 को 4 से इंटू करेंगे तो 0, 5 चौक 20 होता है, तो इकाई में क्या आ गया? 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 2 त्रिभुजों की ऊंचाई का अनुपात 4:5 है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात 3:2 है, तो उनके संगत आधारों का अनुपात बताओ। तो त्रिभुजों का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, और 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये बेस 1 है, ये बेस 2 है, 2 ट्रायंगल है अपने पास। ऊंचाई क्या दे रखी है? 4 और 5। इस एच की वैल्यू 4 दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 5, और इनका रेशो क्या दे रखा है अपन को? 3:2। तो हाफ से हाफ कट गया, और B1 अब रेशो B2 क्या आ जाएगा? ये 4 इधर चला जाएगा और ये 5 इधर क्रॉस इंटू हो जाएगा, तो 5 तिया 15 और 4 दूनी 8, तो इनका रेशो क्या आया? 15:8। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला, उन्होंने क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछा था तो अपन क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि संख्या A को दिया जाने वाला सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए। तो एक अपन को नंबर दे रखा है ताकि 8 से विभाजित हो जाए, तो अपने पास है 9187,602, और 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 602। 602 है लास्ट के 3 डिजिट। अब देखो ये 8 से डिवाइड होना चाहिए, सॉरी 60A है ये 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल में एक फंडा और है। अगर देखो यहाँ पे जैसे 682 है तो यहाँ पे इवन डिजिट है। अगर इवन डिजिट है तो अपन लास्ट के 2 डिजिट को ही लेते हैं, सिर्फ A2 को लेंगे और देखेंगे 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे 6 की जगह 582 होता तो यहाँ पे और डिजिट है, तो अपन जो लास्ट की डिजिट है A2
तो इस जो 2 है इसमें 4 ऐड करते हैं तो A6 हो जाता। तो अपन देखते कि 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे A की वैल्यू पुट करते, 8 से डिवाइड करते, तो यहाँ पे अगर ये होता 5 होता लास्ट में तो A की वैल्यू क्या आती 1, 16 8 से डिवाइड होता है, और 5 56 8 से डिवाइड होता है, और 9 8 से डिवाइड होता है, 96 8 से डिवाइड होता है। अब यहाँ पे इवन डिजिट है 6, तो अपन को कुछ भी प्लस नहीं करना। ठीक है, डायरेक्ट दोनों डिजिट ले लेनी है। अपन ने दोनों डिजिट ली A/2। अब अपन क्या पुट करें, तो 8 चौक 32 होता है पहला, तो A की वैल्यू 3 आ गई, 8 चौक 32, और 8 नम 72 7, तो A की वैल्यू 2 आई, एक तो 3 आई और एक आई 7। अपन से क्या पूछा है, सबसे छोटा मान बताओ, तो छोटा मान हो गया 3, अगर बड़ा पूछते तो आ जाता 7। ठीक है, ये वाला फंडा याद रखना। R से डिवाइड होने के लिए अपन को लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। अगर 3 डिजिट में थर्ड डिजिट ये वाली डिजिट इवन है तो दोनों नंबर ले लो, और अगर ओड है तो जो ये लास्ट वाला नंबर है इसमें 4 प्लस कर लो। ठीक है, तो सिर्फ लास्ट के 2 ही डिजिट को देखना पड़ता है, थर्ड डिजिट का अपन छोड़ देते हैं, थर्ड डिजिट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 7। सबसे छोटा वर्गाकार फर्श जिसमें 8 गुना 6 के आकार की टाइलों से पूरी तरह पक्का किया जा सकता है, बिना किसी टाइल के तोड़े इसके n टाइलों का आवश्यकता होगी। तो n का ज्ञात कीजिए। अपने पास एक रेक्टेंगुलर है 8 इंटू 3 6 में, और उसमें n टाइल्स बिछानी है। तो टाइल्स क्या होती हैं, स्क्वायर के शेप में। तो देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है, दोनों नंबर, ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 से 8 डिवाइड होगा, 2 से 6 डिवाइड होगा, तो अपन 8 इंटू 6 को 2 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे, तो 8 4 दूनी 8 और 12, तो अपन को 12 टाइल चाहिए। अगर यहाँ पे अपन को, ठीक है, 12 टाइल चाहिए। ठीक है, एक टाइप का और क्वेश्चन होता है, वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। यदि 1875 4 वर्ष में 26-25 हो जाता है, तो साधारण ब्याज की समान दर से 24,000 9 वर्ष के अंतर में कितना हो जाएगा। तो बताओ ये कितना हो जाएगा। तो पहले 26-25 में से 1875 माइनस करेंगे तो 0, 3 और 2 5, और यहाँ पे 5 बच गया, 2 और 5 7, तो ब्याज आया अपने पास 7,750। अपन निकालेंगे रेट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल, 1875 इंटू में टाइम इंटू में रेट। तो रेट क्या आई, 4 से 100 गया 25 बार, 25 से इसको काटो, 25 7 175, और 25 पंजे 75, और 75 से ये 750 गया 10 बार, तो रेट आ गई अपनी 10। अब 24,000 पे अपन को 10% रेट के 9 साल के लिए निकालना है, तो 2 0 से ये 2 0 गई, 2 0 और 9 चौक 36, कैरी 3, 9 दूनी 18 और 3 21, तो इस पे ब्याज आया, सिंपल इंटरेस्ट आया अपने पास 21,600। तो कितनी हो जाएगी, वो पूरी राशि कितनी हो जाएगी, तो अपन को 24,000 भी प्लस करना पड़ेगा। अपन उससे राशि पूछिए, तो 24,000 जब इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45,600। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। एक दुकानदार वास्तविक मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक दुकानदार है, वो 15% अधिक मूल्य को अंकित करता है। मांग बढ़ने के कारण जब उस प्रोडक्ट की मांग और बढ़ गई तो वह मूल्य के अतिरिक्त 10% की वृद्धि और कर देता है। उससे कितने प्रतिशत का लाभ होगा।
पहले उसने 15% बढ़ाया और फिर जब मांग और बढ़ गई तो उसने 10% और बढ़ा दिया, सॉरी। तो दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसमें अपन a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 ये वाला फॉर्मूला लगा लो और आंसर आ जाएगा। तो 15 प्लस 10 प्लस 15 इंटू में 10 अपॉन में 100, तो 25 प्लस 150 अपॉन में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई और ये जीरो ऊपर जाके पॉइंट बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 26.5%। उसको 26.5% का लाभ होगा। ये लिखने की जरूरत नहीं होगी और ये भी लिखने की जरूरत नहीं होगी जब अपन को डायरेक्ट पता चल जाए। डायरेक्ट पता है कि भाई दोनों बढ़ रहे हैं तो इन दोनों को ऐड कर दो, 15 और 10 25, और इन दोनों को इंटू करेंगे 150 और अपन में 100 आता है तो 1.5, तो 1.5 प्लस कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो एक दो बार इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो अपने पास डायरेक्ट आंसर आ जाने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवेंद्र एक काम को 20 दिन में पूरा करता है जबकि ईश्वर उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे देवेंद्र से आरंभ करते हैं और एकांतर्गत दिनों में काम करते हैं तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेगा। तो जो देवेंद्र है वो 20 दिन में काम कर रहा है और जो ईश्वर है वो 25 दिन में काम कर रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 100। तो देवेंद्र की एफिशिएंसी कितनी आई 5 और ईश्वर की एफिशिएंसी आई 4। ठीक है, और वो देवेंद्र काम आरंभ करता है और ये अल्टरनेटिव डेज पे एक दिन छोड़कर एक दिन काम करेगा। तो पहले देवेंद्र करेगा 5 काम, फिर अगले दिन ईश्वर करेगा 4 काम, फिर देवेंद्र करेगा 5 काम, फिर ईश्वर करेगा 4 काम, फिर देवेंद्र करेगा 5 काम और ईश्वर करेगा 4 काम। तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो 2 दिन में कितने काम हो गया 9। 2 दिन में काम हुआ 9, काम है 100, तो इधर अपन 11 से मल्टीपल करें तो 99 काम हो गया। ठीक है, और इधर 11 से फिर मल्टीपल करेंगे तो 22 दिन हो गए। ये डेज है, 2 दिन में 9 काम होता है और ये वर्क है। तो 11 से इंटू करें तो 99 आ गया और यहाँ पे 11 से इंटू किया तो ये 22 आ गया। तो 99 काम हुआ 22 दिन में। ठीक है, काम कितना बच गया 1। आएगा कौन अगले दिन, देवेंद्र काम करने। देवेंद्र की एफिशिएंसी क्या है 5 और 22 दिन पहले लग गए और अगले दिन 23वें दिन 1/5 दिन में काम कंप्लीट होगा। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, वर्क आया जो अपना, उसको टोटल वर्क से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आया 11 1/9। ठीक है, तो जो 11 है उसको अपन डायरेक्ट इंटू कर लेते हैं तो 99 और फिर उसको डेज में भी इंटू करेंगे तो डेज भी उस हिसाब से बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और आप ये मत सोचो अब ये वाला 9 कहाँ चला गया, ये वाला 9, इस 9 का काम अब सिर्फ एक काम बचा और उस दिन कौन आएगा देवेंद्र, तो इसके नीचे 5 आया। इसलिए यहाँ पे अगर वो पूछते कि भाई टोटल अगर वो दोनों एक साथ काम करते तो इतने दिन में काम होता, अब वो अल्टरनेटिव डेज पे एकांतर्गत काम कर रहे हैं तो 22 दिन लग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति ने देखा कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन खंभे गिन सकता है। उसने क्या देखा कि वो 1 मिनट में 21 टेलीफोन खंभे गिन सकता है यदि खंभे 50 मीटर की दूरी पर है तो रेलगाड़ी किस गति से चल रही है। अब 1 मिनट में वो 31 खंभे गिनता है, तो एक खंभा इधर है, फिर एक खंभा इधर है, फिर एक खंभा इधर है, एक खंभा इधर है, ऐसे चलते हुए एक लास्ट खंभा ये आ गया। तो जो पहला खंभा है और दूसरा खंभा है और तीसरा खंभा है, 3 खंभों में गैप कितना है 2। ऐसे 4 खंभों में गैप कितना है 3 और ऐसे 5वें खंभे में गैप कितना आ जाएगा 4। तो अगर अपने पास खंभे अगर 5 हैं तो गैप कितना आ रहा है 4। ऐसे ही अपने पास खंभे अगर 21 हैं
तो गैप कितना आ जाएगा 20। तो 20 गैप आ जाएगा और एक गैप की जो दूरी है वो कितनी है 50। तो 20 गैप की दूरी कितनी आ जाएगी 50 से इंटू कर देंगे 1000 मीटर। आएगा समझ में? ये अपने पास आ गया कि भाई जो टोटल दूरी है 21 खंभों की वो कितनी है। तो 1000 मीटर तक 21 खंभे लगे हुए हैं और वह 1 मिनट में ट्रेन ने क्रॉस किया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन में स्पीड इंटू में 5 इंटू में 18 इक्वल्स टू में सेकंड। ये फॉर्मूला होता है। लेंथ अपन को दे रखी है 1000, स्पीड अपन को बतानी है तो s मान लिया, और मीटर पर सेकंड में होता है तो 5/18 से इंटू करते हैं स्पीड को, तो 5 इंटू में 18 ये s है इक्वल्स टू में सेकंड। 1 मिनट दे रखा है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, आ गया 60 सेकंड। तो सॉरी ये कोई 4 नहीं है, ये 1 ही है, ठीक है, ये अपना 1 है। ये वाला फॉर्मूला याद होगा सबको, नहीं है तो भाई वो याद कर लो। ट्रेन वालों में तो यही फॉर्मूला लगेगा, और एक पुलिस चोर वाला क्वेश्चन आता है अपन उसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट उनकी दूरी निकल के आ जाती है, ठीक है। तो अब अपने पास स्पीड निकालनी है तो करो, तो 6 × 18 और 1 0 से ये 0 कट गई, और 5 दूनी 10, तो 20 इंटू 3। तो स्पीड कितनी आई अपनी ट्रेन की 60 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया 5 इंटू 18 से डिवाइड कर, ठीक है। तो कितनी है ये स्पीड अपने पास 60। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होगा वो डिजिट चेंज करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समीर के पास 6 सेंटीमीटर व्यास की एक ठोस धातु की गेंद है। तो जब गेंद है तो उसको अपन क्या मानेंगे, स्फीयर, ठीक है। वह इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाने के लिए उपयोग करता है। यदि बेलन के आधार का व्यास गेंद के व्यास के समान है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है। व्यास है, डायमीटर दे रखा अपन को 6, तो फॉर्मूला लगाओ पहले इसका स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब में क्या होता है 3 इंटू में 3 इंटू में 3। ये अपन को व्यास दे रखा है, निकाल और लेनी है अपन को रेडियस है तो हाफ कर दिया, और कन्वर्ट किस में किया उसने उसको बेलन में। तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई r²। जो बेलन का आधार है वो व्यास गेंद के व्यास के समान है, तो व्यास सेम है तो रेडियस भी सेम हो जाएगी, 3 इंटू में 3 पाई r², और हाइट अपन को उसकी निकालनी है। तो 1 3 से 2 3 से ये 2 3 कट गए, पाई से ये पाई कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, तो यहाँ से ये h की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपये तथा 3 वर्ष में 2662 रुपये हो जाती है, जबकि वह वार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो ब्याज की वार्षिक दर निकालो। तो चक्रवृद्धि ब्याज में सिंपल होता है, जो पहले की दे रखी है ब्याज उस पर डायरेक्ट निकालो। तो इस पे आप कर, इन दोनों का डिफरेंस क्या आया 2, 6 में से 2 गए 4 और 6 में से 4 गया तो 2, ये आ गया अपने पास डिफरेंस, ठीक। मतलब ये ब्याज मिला है अपन को 30 साल में, और मिला किस पे है तो 24-20 पे मिला है, तो अपन को इसका परसेंट निकालनी है। तो 1 0 से ये 0 कट गई, और 242 से 242 कट गया, आ गया 10 आंसर।
जब भी अपन को सेकेंड ईयर का दे रखा है ये टोटल, और ये दे रखा है थर्ड ईयर का, और चक्रवृद्धि ब्याज है, और अपन को रेट निकालनी है, तो अपन डायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस लेके इसको बेस मान लेते हैं और डायरेक्ट रेट निकल जाती है। तो रेट कितनी आ गई अपने पास? 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विशेष परीक्षा में एक कक्षा के छात्र के औसत अंक 80 हैं। ठीक है, यदि उस परीक्षा में 40 अंक औसत अंक वाले 5 छात्रों को हटा दिया जाए तो शेष छात्रों के अंक 90 हो जाते हैं। तो परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के अंक संख्या बताओ। तो अपन को औसत पता है पर छात्र नहीं पता, तो छात्र मान लिया अपन ने x, और औसत है 80, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 80 इंटू में x, तो टोटल हो गई ये। और टोटल दे कितना रखा है? जो 40 औसत वाले अंक के 5 छात्र हैं उनको हटा रहे हैं, तो 40 इंटू में 5, ये हटा दिए, सॉरी हटा रहे हैं ना, तो इसमें से अपन यहाँ से ये माइनस कर देंगे। ये टोटल था, इसमें से ये 40 इंटू 5 हटा दिए, तो बच कितने गए? औसत 90, और बच्चे कितने बचे? टोटल थे x, अब कितने बचेंगे? अगर 5 हटा देंगे तो x माइनस 5, टोटल बचे। टोटल 80 औसत था और बच्चे थे x, तो टोटल इतने हो गए। अब जो 40 औसत वाले बच्चे थे 5, उनको हटा रहे हैं, तो ये माइनस कर दिया अपन ने टोटल में से। तो अब अपने पास कितने बच्चे बचे? x माइनस 5, और जो वो बच्चे बचे उनका औसत कितना हो गया? 90, तो टोटल ये बच गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दे रहे हैं। 80x माइनस 200 इक्वल टू में 90x माइनस 450। अब ये 90x इधर आएगा तो माइनस 10x हो गया, और ये 200 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 250 बचा, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। ये माइनस कट गया, तो अपने पास बच्चे कितने थे? 25, और जाने के बाद कितने बचे? 20। तो उसने पहले की बच्चों की संख्या पूछी है, तो आंसर आ गया 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विद्यालय में 3 विद्यार्थी A, B, C एक प्रतिस्पर्धा में 3:4:5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। A, B, C है, वो 3:4:5 में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य प्रत्येक विद्यार्थी को 4,000 रुपये दिए जाते हैं। अब प्रत्येक विद्यार्थी को 4,000 रुपये दिए, तो परिणाम स्वरूप ABC के नगद पुरस्कार का अनुपात 5:6:7 हो गया। तो 4,000 रुपये मिलने के बाद उनका रेशो हो गया 5:6:7। तो प्रतियोगिता में B को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई? तो B का अमाउंट पूछा है अपन से। अब देखो यहाँ से 3 से बड़ा 5 2 बार, 4 से बड़ा 6 2 बार, और 5 से बड़ा 7 2 बार। रेशो में बढ़ा है 2, पर रुपए कितने मिले हैं प्रत्येक को? 4,000। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आई? 2,000। ठीक है, और B को कुल कितनी राशि मिली? B को पहले 4 मिली थी, और फिर वो रेशो हो गया 6, 4,000 मिलने के बाद। तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी? 2,000 को 6,000 से इंटू करेंगे तो 12,000। तो B को 12,000 रुपये मिले हैं। पहले कितने मिले थे? 8,000, और 4,000 और मिलने के बाद कितने हो गए? 12,000। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। अगले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। राधे राधे।